अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? चलिए जी, सो आज जो है ना वो हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का सा टॉपिक है। और इसके अंदर चंद बातें हम ऐसी पढ़ेंगे कि जो समझ लें कि हम लोगों ने इस एस्पेक्ट से न्यूक्लियस को कभी नहीं देखा था, या फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में इतनी सारी बातें कभी सोची नहीं थी इतनी गहराई के अंदर। ठीक है, वो है आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स, राइट। अच्छा, इस चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स हैं। ठीक है ना, एक पार्ट है जिसके अंदर हम बाइंडिंग एनर्जीज का डिस्कशन करते हैं, जो मैंने कहा एक नया फैक्टर है हमारे लिए डिस्कस करने को, जो अब तक की ओ लेवल से लेकर अब तक की साइंसेज में हम लोगों ने फिजिक्स में डिस्कस नहीं किया। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरा चीज़ है जिसको हम रेडियो एक्टिविटी को एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करें। लेकिन रेडियो एक्टिविटी के किस फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं हम? रेडियो एक्टिविटी में रिलेटेबल टू हाफ लाइफ डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। तो वील स्टार्ट विद द रेडियो एक्टिविटी थिंग, और उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स द बाइंडिंग एनर्जी वाली चीज़ पे। तो टॉपिक है हमारा, चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चैलेंज इसके क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके इसके जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग, राइट। तो और वो भी रिपीटेड वे के अंदर है। सब टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी को पहले रिकॉल करते हैं, रेडियो एक्टिविटी है क्या। ऑब्वियसली कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रिकॉल करने में। देखिए, रेडियो एक्टिविटी हमारे पास इज अ प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई is said to be emitting particles, is said to be emitting electromagnetic rays in order to gain stability। ठीक है, अब ये एक चीज लिखना और कहना बेइंतहा आसान है, लेकिन अनस्टेबिलिटी किसे कह रहे हैं और स्टेबिलिटी किसे कह रहे हैं, इस चीज को जरा समझना है। देखिए, सबसे पहले बहुत छोटी सी ब्रीफिंग दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा इस बात की, लेकिन मैं अनस्टेबिलिटी को थोड़ा सा ब्रीफली समझा रहा हूँ। देखिए, आपके पास अच्छा पहली चीज तो ये है कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स को जब तक पढ़ रहे हैं तो हमारी जितनी भी बातें हैं ना वो न्यूक्लियस के हद तक है। हम न्यूक्लियस के अंदर है, हम एटम की भी बात नहीं कर रहे, अब हम न्यूक्लियस के अंदर घुस करके बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके पास जो एक न्यूक्लियस है उसके अंदर जो रिहायशी है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर रेफर्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब इन न्यूक्लियॉन्स की अपनी एक मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर मैं एक जनरल एटम को भी अगर मैं वाइडर उस पर देखूं पर्सपेक्टिव पे, तो हर एटम का हर पार्टिकल का एक समझने के एक वहां पे काम है जो वो दे रहा है, कर रहा है। सबसे पहली चीज बात स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन से। प्रोटॉन प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ द एटम। किसी भी एटम की जो आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, वो प्रोटॉन नंबर से, राइट। आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो उसी एटम का आयन कहलाएगा। आप उसमें न्यूट्रॉन कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो उसी एटम का आइसोटोप कहलाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोटॉन नंबर चेंज कर दिया, कम या ज्यादा कर दिया, तो वो वही एटम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन डाल देता हूँ तो वो हीलियम बन गया, हीलियम के अंदर प्रोटॉन डालता हूँ, लिथियम बन गया, एंड सो ऑन। कोई से भी चेंजेस में लेकर आया तो आइडेंटिटी क्या हुई? प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कॉर्क मॉडल हम लोग एएस के अंदर देख चुके हुए क्यों है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, +1 चार्ज है इसके ऊपर। अब इसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो पार्टिकल था दैट वाज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या पर्पस फिल अप कर रहा है अपना वहां पर बैठे हुए न्यूक्लियस के अंदर? तो देखिए, न्यूट्रॉन का एक बहुत अहम रोल ये है कि न्यूट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। न्यूट्रॉन is the cause of that nuclear binding energy, nuclear strong nuclear energy, जो कि प्रोटॉन्स को म्यूचुअल रिपल्जन से स्प्रेड अप होने से रोक रहे हैं। ठीक है, अगर आप खुद सोचें कि प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और अगर मैं किसी भी फॉर एग्जांपल आयरन की बात करता हूँ, 56 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स,
तो 56 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एक गुच्छे के अंदर कैसे हैं? तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ रिपल्सिव फोर्स। अगर रिपल्सिव फोर्स नहीं काम कर पा रही तो यकीनी सी बात यह कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव या फिर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स मौजूद है, और वो जो प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जिस्टेंस न्यूट्रॉन की है। तो न्यूट्रॉन का एक काम, अहम काम ये है। अब इस बात की आइडेंटिटी, इस बात का प्रूफ क्या बनता है? इस बात का प्रूफ ये बनते देखें, हाइड्रोजन इज द प्रूफ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं था। एक प्रोटॉन का किससे रिपल्जन से खतरा, किससे झगड़ा, तो वहां पे न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं थी। अब आप एक प्रोटॉन नंबर ऐड कर दें, आप हीलियम पर आ जाए, प्रोटॉन नंबर 2, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स को, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स इसलिए क्योंकि इन 2 प्रोटॉन्स की म्यूचुअल रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये जिस तरह मासेस बढ़ते चले जाएंगे, लाइक प्रोटॉन नंबर 1 2 3 4 5 6 आप पीरियोडिक टेबल के अंदर एड अप करते चले जा रहे हैं, इसी तरह आपके पास न्यूट्रॉन की जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो चीजों का इजाफा हुए चले जा रहे हैं। एक है मास ड्यू टू द एडिशनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा है एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद दोज पार्टिकल्स जो कि वहां पर मौजूद हैं। आई बात समझ में? अब एवरी पार्टिकल हैज अ लिमिट, अ बैलेंस लिमिट, जिसके अंदर वो मास एंड एनर्जी को सस्टेन करके रख सकता है। ठीक है? जहां पर वो लिमिट ब्रीच करने लग जाती है तो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबिलिटी की हालत के अंदर आ जाता है। अनस्टेबिलिटी की हालत से मुराद ये है कि भाई मौजूद है, स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, जरा से छेड़छाड़ के ऊपर कुछ रिएक्शन मतलब स्कैटर करेगा या फिर इमिशंस करना शुरू कर देगा व्हाट्सएवर। इस सर्टेन पार्टिकल को आप रेडियो एक्टिव पार्टिकल बोलेंगे। वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्यों बोलते हैं? कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है, सही है? अब वो स्टेबिलिटी और फर्दर समझ में आएगी जब हम बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ेंगे। कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है, राइट? अब अगर वो नेचुरली अनस्टेबल हो चुका हुआ है ड्यू टू एक्सेस मास, ड्यू टू एक्सेस एनर्जी, अगर वो नेचुरली अनस्टेबल हो चुका हुआ है तो इट वुड टेंड्स टू गेन स्टेबिलिटी बाय emitting mass and by emitting rays, मतलब एनर्जी भी रिलीज करनी है क्योंकि वो भी ज्यादा है, मास भी रिलीज करना है। तो ये चीज जो ये जो प्रोसेस है ऑफ emissions of mass as in particles alpha beta and emission of rays as in gamma is referred as radioactivity। ये प्रोसेस क्यों कर रहा है कोई भी पार्टिकल? ये इस प्रोसेस से इसलिए गुजर रहा है कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल कि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। उसका मास और एनर्जी कम होती चली जाएगी तो वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब मास और एनर्जी कम होने से किस चीज पे फर्क पड़ रहा है? वो है बाइंडिंग एनर्जी, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ओवरव्यू देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी हासिल कर रहा है। तो एवरी टाइम, अब आपको थोड़ा बहुत आपके एएस से भी एंड बहुत ज्यादा ओ लेवल से भी याद होगा कि जो पार्टिकल्स है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, पीरियोडिक टेबल में नेचुरल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स 82 नंबर्स एंड अबव, प्रोटॉन नंबर 82 एंड अबव तमाम रेडियो एक्टिव है। कुछ स्टेबल एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स अनस्टेबल, फॉर एग्जांपल कार्बन 12 इज अ प्योरली स्टेबल पार्टिकल, प्योरली स्टेबल न्यूक्लियाई, लेकिन कार्बन 14 ये जो इसका आइसोटोप है ये अनस्टेबल हो चुका है। ठीक है जी? इसी तरह आपके पास आयोडीन, आप एक प्रॉपर क्या कहते हैं स्टेबल एलिमेंट है, आयोडीन 131 इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है ना? तो रेडियो एक्टिविटी जहन में बस ये चीज बार बार बताइएगा कि ये जो काम हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी गेन करना है। ठीक है? अब इसमें कुछ प्रोसेस आएंगे वो देखते चले जा रहे हैं। मैंने कहा रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा सा लिख रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी a process of emission of particles and rays from a radioactive nuclei। ठीक है? इससे हम रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करें। अच्छा, अब ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये अपनी जात में दो अहम प्रॉपर्टीज है। ठीक है? इस प्रोसेस को, इसमें दो प्रॉपर्टीज है। पहले जो इसकी प्रॉपर्टी दैट इज स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस इज टोटली स्पॉन्टेनियस, एंड द सेकंड थिंग इज इट्स रैंडम। स्पॉन्टेनियस से क्या मतलब है?
देखिए स्पॉन्टेनियस से मुराद ये है कि वी कैन नेवर एवर प्रेडिक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग टाइम ऑफ दिस प्रोसेस। इस डिस इंटीग्रेशन के प्रोसेस को, इसको डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे। इस इमिशन के प्रोसेस का किसी भी कोई थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल होता है भाई इतना टेम्परेचर देंगे तो स्टार्ट होगा, या फिर इतना प्रेशर देंगे तो स्टार्ट होगा, इतना टेम्परेचर कूल डाउन करेंगे तो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जमीन में दबा दें, क्या कहते हैं, किसी भी आयरन पीसेस के अंदर रख दें, मट्टी के अंदर, आप उसको पानी के अंदर, आप उसको बर्फ में जमा दें, आग लगा दें, उसने इमिशन करनी है वो करे। आप इमिशंस को रोक सकते हैं, आप इमिशंस को ब्लॉक कर सकते हैं, आप इमिशंस की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। आप इमिशन, न्यूक्लियस से इमिशंस नहीं रोक सकते, और ना ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई ये कब होने वाला है, कब स्टार्ट होगा। तो स्पॉन्टेनियस, रैंडम, रैंडमनेस में दो चीजें आती हैं, इट्स रैंडम इन टाइम एंड इट्स रैंडम इन स्पेस। रैंडम इन टाइम एज इन के, पहली चीज तो ये थी ना कि मैं उसको, उसका स्टार्ट भी स्पॉन्टेनियस में उसको फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा भाई ये अब इस कंडीशन के ऊपर स्टार्ट होगा ना। रैंडमनेस इज के आप दो कंसेक्यूटिव इमिशंस के दरमियान का इंटरवल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तब आपके पास एक पार्टिकल है, लेट्स से कि वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पहले एक अल्फा पार्टिकल इमिट आउट कर रहा है, फिर दो बीटा पार्टिकल इमिट आउट करता है। अब ये तीन इमिशंस की तरह जो स्टेप्स बाय स्टेप इसका हो रहा है, अल्फा बीटा एंड बीटा, ये स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा। अब आप इस न्यूक्लियस में से ये एनालाइज नहीं कर सकते जनाब अब अल्फा निकलेगा या अब बीटा निकलेगा या गामा निकलेगा, या एक एक सेकंड बाद निकलेगा या दो दो सेकंड बाद निकलेगा, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रैंडमनेस इन टाइम, रैंडमनेस इज इन स्पेस। आप डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, किसी भी रैंडम डायरेक्शन के अंदर वो स्प्रेड होकर निकल सकता है। ठीक है, देखिए बहुत कॉमन सी, मतलब कॉमन सी क्या, बहुत फनी सी एक आप इसकी पिक्चराइज इसको इस तरह कर सकते हैं कि हमने बारहा अपने पूरे बचपन के अंदर एक कार्टून देखा है फेमस, टॉम एंड जेरी। ठीक है ना, उसके अंदर एक सीन कुछ इस तरह का आता है कि भाई एक डब्बा है, उसके अंदर फायर क्रैकर्स भर रखे हैं, और जो जेरी था जिसको हम बचपन में मासूम समझते थे, तो जेरी जो है वो माचिस की तीली लेकर के उसके अंदर डालता है। अब जो पटाखे निकल रहे हैं वो रैंडमली इधर उधर इधर उधर इधर उधर, नो सक्सेसिव इंटरवल्स, मतलब नो पीरियोडिक इंटरवल्स, एंड नीदर द डायरेक्शन, ऐसे फाइल ब्रेक जा रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह आपके पास इमिशन हो रही होती है। ठीक है, तो हमने लिखा स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, पहला मैंने कहा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस से मुराद है कि वन कैन नॉट प्रिडिक्ट, या इसको यूं लिख देता हूं कि नो थ्रेशोल्ड कंडीशन is required for the process to start। ठीक है, प्रोसेस के स्टार्ट होने के लिए कोई थ्रेशोल्ड कंडीशन नहीं दिख रही। दूसरी चीज हमने कहा रैंडम, टोटली रैंडम। अब रैंडम में आपके पास दो आ जाते हैं, रैंडम इन टाइम, रैंडम इन टाइम क्या है कि इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव emission cannot be predicted। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, दूसरा था रैंडम स्पेस,
The emitted particles may travel in any direction. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपके पास वो पार्टिकल निकल कर जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब रिकॉल कर रहे हैं, जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं कि इमिशंस थी क्या हमारे पास। एक सेकंड, चलिए तो रेडियो एक्टिव इमिशंस देख रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। आपके पास इमिशंस थी अल्फा, इट्स अ पार्टिकल। हम बिल्कुल इसी तरह ओलेवस की तरह या एएस की तरह इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, गैमा रेस क्या है। ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अल्फा, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। बीटा, अच्छा अब सिंस हम पार्टिकल फिजिक्स से गुजर चुके हैं तो बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव दोनों हम देखेंगे। तो मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड आपके पास था, ये पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ आप लोगों के लिए, बीटा पॉजिटिव। अच्छा इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन है ये। एंड चौथा इज अ रे, गैमा रे। ये एक रेडियो एक्टिव रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। तो अब जो मास रिड्यूस हो रहा है वो इन 3 पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है, और जो आपके पास एनर्जी को रिड्यूस करने का या फिर एनर्जी को एमिट करने का जिम्मेदार है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। अच्छा देखिए, ये जो बात होती है कि अल्फा निकला बीटा निकला, ये होगी एक न्यूक्लियस से। अब हम न्यूक्लियस से बाहर आकर के बात कर रहे हैं, अब हम एक सैंपल को देख रहे हैं और हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सैंपल देख रहे हैं। डिसइंटीग्रेशन कुछ इस तरह कि देखिए मैं न्यूक्लियाई को देख रहा हूँ, मैं न्यूक्लियस जितने भी तमाम न्यूक्लियस हैं मैं उनको देख रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्लाइटली कंफ्यूजिंग है तो उनकी तरफ मैं ध्यान दिला रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक डायग्राम जिसके रिस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास डायग्राम आ गई है, रैंडम डायग्राम जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखिए ये एक सैंपल है, अब इस सैंपल के अंदर मैंने कुछ जो पार्टिकल्स हैं उनको रेड कलर से मार्क कर रखा हुआ है, कुछ को मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखा हुआ है। ये जो रेड पार्टिकल्स हैं इनको मैं कह रहा हूँ एक्टिव पार्टिकल्स, और ये जो ब्लू है इनको मैंने लेट से कहा डीकेड पार्टिकल्स। ठीक है, अब इनकी जरा तशरीह कर लेते हैं कि एक्टिव पार्टिकल्स डीकेड पार्टिकल्स हैं क्या। तो एक्टिव पार्टिकल्स आप किसे कह रहे हैं? एक्टिव पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स विच आर स्टिल रेडियो एक्टिव, द पार्टिकल्स जिसमें से इमिशंस हो रही हैं। देखें आपके पास ये जो इमिशन का प्रोसेस है ये कभी भी सीक्वेंशियल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई ये सैंपल था तो ये लाइन जाएगी फिर ये लाइन जाएगी फिर ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम पार्टिकल्स आपके पास इमिट आउट कर रहे हैं, कुछ ने अभी तक इमिशन की ही नहीं है, वो स्टिल रेडियो एक्टिव है। कुछ ने एक आध पार्टिकल इमिट कर दिए, एक आध पार्टिकल अभी रहता है, दे आर स्टिल रेडियो एक्टिव। तो ये एक्टिव पार्टिकल्स कहलाएंगे आपके पास जो कंप्लीटली डीके नहीं गए। डीके पार्टिकल कौन से? द पार्टिकल्स व्हिच आर डन विद देयर रेडियो एक्टिविटी, द पार्टिकल्स व्हिच हैव इमिटेड ऑल दे गॉट, और अब वो स्टेबिलिटी की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे डीके कर चुके हैं हमारे लफ्जों में। तो मैंने कहा, और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो एंटायर प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी का, जिसके अंदर तमाम पार्टिकल्स जो हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ग्रेजुअली डीके कर रहे होंगे, तो जो जैसे जैसे डीके कर रहे होंगे नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स कम होते चले जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज बेसिकली रेफर्ड एज डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस।
डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर एक्टिव पार्टिकल्स रिड्यूस हो रहे हैं, डी के पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं आपके पास। तो बेसिकली इस रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर के अंदर, इस रेडियो एक्टिविटी के पार्ट के अंदर हम उन प्रॉपर्टीज की तरफ नहीं जा रहे, अल्फा बीटा गामा की क्या प्रॉपर्टीज थी, इनका काम क्या था, अब हम डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को समझ रहे हैं। ठीक है जी। तो एक्टिव पार्टिकल्स आपके पास क्या था, द पार्टिकल्स that are yet to emit or in the process of emission. सादा लफ्जों में समझने के लिए आप स्टिल रेडियो एक्टिव, एक्टिव पार्टिकल एज एन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है। डीकेड पार्टिकल आपने किसको कहा था, डीकेड पार्टिकल हम कह रहे हैं द पार्टिकल्स that are done with their emissions। ठीक है। सादा लफ्जों में नो लॉन्गर एक्टिव। ठीक है। अच्छा, अब दो ऐसी क्वांटिटीज आ रही हैं आपके सामने जो कि जिसका खेल अब इस पूरे चैप्टर में रहेगा। पहली है एक्टिविटी। एक्टिविटी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत अहम है। ठीक है जी। एक्टिविटी, काउंट और डीके कांस्टेंट, दो चीज तीन चीजें आ रही हैं आपके पास। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर बच्चों को समझ में, एक्टिविटी क्या था, काउंटेड क्या था, ओके क्या था। एक्टिविटी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अच्छा, जब पार्टिकल, लफ्ज पार्टिकल बोला जाए ना, तो अब हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे, हम अल्फा बीटा गामा की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियाई की। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड। ठीक है ना, कितने एटम्स, कितने न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं पर सेकेंड, दिस इज व्हाट एक्टिविटी इज। ठीक है। तो एक्टिविटी को हम लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मैं यहाँ पे न्यूक्लियाई लिख रहा हूँ साथ में, क्योंकि काउंट रेट के अंदर भी एक पार्टिकल की चीज आएगी, लेकिन वो कुछ और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है, अल्फा बीटा गैमा की बात करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीके पर यूनिट टाइम। तो हम कंप्लीट डीके की बात कर रहे हैं कि भाई ये पार्टिकल था, इसमें से अल्फा निकला, बीटा निकला, बीटा निकला, गैमा निकला, अब ये डीके करके, तो दिस इज काउंटेड एज डीके। ठीक है ना, तो हम इमिशंस की बात नहीं कर रहे, तो कंप्लीटली डीके करना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीकेइंग पर यूनिट टाइम इज बेसिकली रेडियो दी एक्टिविटी। अच्छा, इस एक्टिविटी को हम लिखते किस तरह है, एक्टिविटी को हम लिखते हैं मल्टीपल वेज में, उसको एक्सप्लेन करेंगे, डी एन ओवर डी टी। अच्छा, ये डी एन ओवर डी टी क्या आ गया, ये कुछ भी नहीं है आपके पास, ये जो डेल एन ओवर डेल टी था, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। हम डेल का जो सीगा है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर समझने के डिस्क्रीट डेटा, और डी मतलब डिफ्रेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं फॉर कंटिन्यूस डेटा, दिस इज कंटिन्यूस डेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये डेल चलेगा नहीं, इसलिए हमने डी लिखा। तो बेसिकली डी बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज समझे, डी ओवर डी टी इज रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ डी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ उमूमन एक नेगेटिव साइन प्लेस किया जाता है। नेगेटिव साइन क्यों प्लेस किया जा रहा है, नेगेटिव साइन की एक अहमियत, नेगेटिव साइन इसलिए प्लेस किया जा रहा है। अच्छा, मैं इसकी यूनिट वगैरह लिख दूँ, फिर इसकी बाकी चीज़ें समझाऊँ। इसका जो यूनिट है, इट इज बैक्यूरिल। साइंटिस्ट हैं ये,
and 1 becquerel is second inverse. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई यूनिट नहीं है, पर यूनिट टाइम, सेकंड इनवर्स। माइनस साइन क्यों लगा हुआ है? माइनस साइन इसलिए लगा हुआ है कि ये जो एक्टिविटी है ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, एन यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एन भी लिख दूं, एन इज नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स। तो हम हमेशा एक्टिव पार्टिकल के रिस्पेक्ट से बात करेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स। तो एक बात ये है कि ये जो एक्टिविटी है ना हमारे पास, दिस एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे, एक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ डीकेइंग पर यूनिट टाइम उतना ही ज्यादा होगा। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इनिशियल फ्रेश सैंपल था, फ्रेश सैंपल उसको कहा जाएगा जिसमें सारे के सारे पार्टिकल जो है वो एक्टिव है, तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक्टिव। तो एक फ्रेश सैंपल था, उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे वो डीके कर गया, फॉर एग्जाम्पल 20% डीके कर गया, 30% डीके कर गया, 45% डीके कर गया, 60% डीके कर गया, अब वो जितना जितना डीके करता चले जाएगा उसका रेट ऑफ डीके भी डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है जी। तो पहले उसकी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज 200 पार्टिकल्स डिकिंग पर सेकेंड, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम लेट्स से 160 पार्टिकल्स पर सेकेंड हो रहे थे, तो डीके रेट भी आपके पास स्लो होता चलेगा। तो ये इसको एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो जाता है, मतलब आपके पास डीके एक कांस्टेंट रेट के साथ नहीं हो रहा। कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा तो आप बोलते भाई पहले स्टार्टिंग में 100 थे, कुछ देर बाद 50 हुए, आधे घंटे बाद 50 हुए, 1 घंटे बाद खत्म हो गए। ये उस वक्त होता है जब आपके पास एक्टिविटी कांस्टेंट होती। लेकिन क्योंकि एक्टिविटी ही आपके पास कांस्टेंट नहीं है, एक्टिविटी साथ साथ डिक्रीज हो रही है, तो डीके का जो प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है आपके पास, और स्लोअर रेट के साथ साथ डीके कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अब इस चीज को मैंने यहाँ पे जो लिखा, एक्टिविटी is proportional to n number of active particles, ठीक है जी। अच्छा, डेफिनेटली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, कांस्टेंट लगा आपके पास लेमडा n और माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन डिक्रीज को शो कर, याद रखिए दिस प्रोसेस इज अ डिक्रीजिंग प्रोसेस, कम हो रहा है। अब ये लेमडा क्या चीज़ है, लेमडा बेसिकली यहाँ पर आपके पास लेमडा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, ठीक है। डीके कांस्टेंट कहते हैं हम इसे, डीके कांस्टेंट को समझ लेते हैं, कोई देखिए डीके कांस्टेंट क्या चीज है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर टाइम बोला मैंने, पर यूनिट टाइम नहीं बोला, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी सी गहराई है, एक्टिविटी वाज पर यूनिट टाइम, पर सेकंड मेजर की जा रही थी, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर टाइम है। नाउ दिस पर टाइम कुड बी सेकंड, कुड बी आवर्स, कुड बी डेज, कुड बी ईयर्स, ठीक है जी। तो आप सवाल में देखेंगे अक्सर मिनट्स के अंदर या इस तरह सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्या है, देखिए मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद कितने पार्टिकल्स डीके करना है, नेक्स्ट पार्टिकल कब डीके करेगा, रैंडमनेस है, टोटली रैंडमनेस है। मैं ये जरूर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कितना परसेंट न्यूक्लियाई इतने स्पेसिफिक टाइम के अंदर डीके कर जाएगा, मैं ये काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेश सैंपल था, उसके अंदर जो एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे ना, वो थे आपके पास 100 लेट्स से, ठीक है जी। अब 1 घंटे बाद मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि इस 1 घंटे के टाइम इंटरवल के अंदर एक एक मिनट के अंदर कितनी इमिशन हो रही होंगी, एक एक मिनट के अंदर या आप 5-5 मिनट के गैप से कितने न्यूक्लियाई डीके कर रहे होंगे, मैं कभी भी नहीं बता सकता। हो सकता है कि पहले 5 मिनट 2 न्यूक्लियाई डीके किए, और अगले 5 मिनट मतलब 10 मिनट के गैप के अंदर 12 न्यूक्लियाई डीके कर चुके हैं थे, मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को, आई बात समझ। लेकिन मैं ये जरूर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि विद इन अ गिवन टाइम इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर 20% डीके कर जाए, ठीक है जी।
मतलब मैं ये जरूर प्रिडिक्ट करूंगा पहले, लेट्स से, अब वो किस तरह प्रिडिक्ट किया जा रहा है, लेट्स से कि पहले थे हमारे पास 100 पार्टिकल्स, 1 घंटे बाद मैंने देखा तो पार्टिकल्स रह गए 80, 20% डीके कर गए थे। अब वो किस सीक्वेंस से डीके कर रहे थे मुझे नहीं पता। फर्दर 1 घंटे बाद देखा तो मेरे पास पार्टिकल्स रह गए 64, 8, 72, 72, 64, यस, मेरे पास पार्टिकल्स रह गए 64। ठीक है जी। अब अगला जब मैंने 1 घंटा और देखा तो मेरे पास पार्टिकल्स रह गए कुछ करीब 64 एंड बहरहाल 51 समथिंग। तो अब एक सीक्वेंस मुझे देखने को मिली, मुझे सीक्वेंस ये देखने को मिली कि हर दफ़ा हर 1 घंटे के इंटरवल में 20% ऑफ द पार्टिकल्स आर डीकेइंग। ठीक है ना। अब वो 20% कहाँ से आ रहा है, वो 20% आ रहा है वो जो स्टार्टिंग टाइम था 800, स्टार्टिंग टाइम पे जो वैल्यू थी 100 का 20%, फिर 80 का 20%, फिर 64 का 20%, 51 का 20 एंड सो आपके पास डिक्रीज होता चला जा रहा है। सो दिस इज रेफर्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। हम इसको इतनी बारीकी के साथ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है नहीं, एग्जामिनर ने इतनी बारीकी से इसको दिखाया भी नहीं, तो हम इसको देखेंगे, हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर टाइम। ठीक है। और ये वो वाहिद चीज है जो कि कांस्टेंट, ये वो वाहिद चीज है कि कांस्टेंट है। मैं लिखा इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ फॉर अ स्पेसिफिक सैंपल, नहीं आएगा, ठीक है, मटेरियल, सब्सटेंस। किस सब्सटेंस की बात हो रही है, कार्बन 14 की बात हो रही है, यूरेनियम की बात हो रही है, आयोडीन 131 की बात हो रही है। तो आयोडीन 131 के जितने भी सैंपल्स हैं उनकी एक्टिविटी अलग होगी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने। इतना सा पार्टिकल था, इतना बड़ा सैंपल था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में अलग अलग होंगे, तो एक्टिविटी दोनों की अलग अलग है। ठीक है। क्या चीज़ सेम रहेगी, एक तो डीके कांस्टेंट है, दूसरी चीज़ हाफ लाइफ है। डीके कांस्टेंट पे फिलहाल बात कर रहे हैं, डीके कांस्टेंट सेम रहेगा। आयोडीन 131 के कितने ही सैंपल्स आप उठा लें, 10 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1000 ग्राम, सबका डीके कांस्टेंट आपके पास सेम रहने वाला है। ठीक है जी। तो एक ये बात हो गई है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे इजाफी तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, वो है काउंट रेट। उसको भी मैं समझता हूँ कि मैं यहीं पे डिस्कस कर लूँ साथ साथ, काउंट रेट। देखिए, काउंट रेट और एक्टिविटी में एक बहुत बारीक सा फर्क है। एक्टिविटी वॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेइंग पर यूनिट टाइम, काउंट रेट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड पर यूनिट। अब ये कौन से पार्टिकल्स की बात हो रही है ये पार्टिकल्स हो रहे हैं आपके पास अल्फा बीटा गैमा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने सैंपल आपके सामने यहाँ पे बना के रखा हुआ है ना, ये वाला, लेट्स से कि इसमें एक पार्टिकल, एक अल्फा, दो बीटा जब इमिट करता है तो वो डीके कर जाता है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकंड के अंदर 3 पार्टिकल्स डीके कर गए तो एक्टिविटी वॉज 3 पर सेकेंड, 3 बैक्टीरियल के लिए एक्टिविटी कितनी थी आपके पास, 3 बैक्टीरियल। 1 सेकंड के अंदर 3 न्यूक्लियाई डीके कर रहे थे। लेकिन इन 3 न्यूक्लियाई डीके करने में आपके पास काउंट्स कितने आए थे, आपने 9 पार्टिकल्स काउंट किए थे, तो 9 पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, ये इसका काउंट रेट हो चुका है। तो एक्टिविटी न्यूक्लियाई को देख रही है, काउंट रेट जो है वो आपके पास पार्टिकल्स अल्फा बीटा गामा, वो जो आप जीएम ट्यूब से काउंट करते थे ना, 1 2 3 4 5 6, ये उसको काउंट कर रहा है। अब बात यह है कि जब एक पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से गुजर रहा होगा तो उसके नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल डिक्रीज करेंगे, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, उसका काउंट रेट डिक्रीज करेगा। और तीनों चीज़ों के डिक्रीज का नेचर एक ही होगा। एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए बात करें, तीनों चीज़ें एक ही नेचर के साथ डिक्रीज करती है। तो काउंट रेट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको न्यूक्लियाई लिखा था, हाईलाइट कर देता हूँ, डिकेड पर यूनिट टाइम। अच्छा, और यहाँ पे लफ्ज डीके का इस्तेमाल हो, ठीक है। और यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स
emitted per unit mass, सॉरी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। मेरे दिमाग में एक्टिव मास चल रहा था, एक्टिव मास भी एक चीज़ है जो कि हमने समझ ली। ठीक है, तो बेसिकली तीन अहम चीज़ें देख ली आपने। आपने बेसिकली मेरे साथ चार चीज़ें देख ली। एक तो नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स देख लिए, एन, एक्टिविटी देख ली आपने, डी के कॉन्स्टेंट देख लिया, काउंट रेट मेरे साथ देख लिया। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को लेकर के कुछ खिचड़ी बनाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन देखते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो। हम देख रहे हैं लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, ये लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन की छोटी सी डेरिवेशन होती है जो मैं मैथ्स वालों को तो करवा देता हूँ, लेकिन नॉन मैथ्स वालों के लिए बस सिंपल वर्जन देते हैं। आपके लिए एक सिंपल सा वर्जन, मैंने इसको कहीं तरीके से लिखा था। अच्छा, मैं फिर मैथमेटिक्स नहीं करवा रहा, मुझे इससे सिंपलर वर्जन एक लिखा था, मैं उसको नहीं लिख रहा फिलहाल। लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन मैं इन वर्ड्स आपके लिए लिख देता हूँ और फिर इसकी मैथमेटिक्स आपको समझाता हूँ। इन वर्ड्स में ये लिख रहा हूँ कि इन अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, number of active particles एक्टिविटी, नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स क्या है आपके पास, एन है, एक्टिविटी ए है। ठीक है, उसके बाद काउंट रेट सी, एंड एक्टिव मास। Definitely there would be a decrease in mass, decreases exponentially। ठीक है, वो एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि इसका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज शो कर रही होती है। अब वो मैं इसको जनरल उसमें समझा रहा हूँ। व्हाट इज दैट एक्सपोनेंशियल डिक्रीज? जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ई माइनस लेमडा टी। ये लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे x आपके पास क्या होगा, यहाँ पे x कुड बी एक्टिविटी, नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स, काउंट रेट, या फिर एक्टिव मास। यहाँ पे एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज ए नॉट। समझा रहा हूँ ये इसमें फर्क क्या है। एक्स नॉट की जगह ए नॉट आ सकता है आपके पास अगर आप एक्टिविटी ए नॉट, एन नॉट, सी नॉट और एम नॉट। ठीक है, अच्छा ए नॉट या फिर एक्स नॉट लिख देता हूँ, इनिशियल वैल्यू डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस के स्टार्टिंग टाइम में जो वैल्यूज थी, ये वो वैल्यूज है।
आप टोटल का लफ्ज यूज कर सकते हैं, इनिशियल का वर्ड ज़्यादा बेहतर है, इनिशियल वैल्यूज। और एक्स रिमेनिंग नंबर या फिर रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर टाइम टी। अब ये टी फॉर्मूले में आ रहा है, ये रहा। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूले से मुतालिक, कि लेमडा एन टी मस्ट बी इन सेम टाइम यूनिट। मतलब अगर आपके पास टाइम को मैं मेजर कर रहा हूँ मिनट्स में, तो लेमडा शुड बी मेजर्ड इन मिनट्स इनवर्स। अगर टाइम को मैं मेजर कर रहा हूँ सेकंड्स में, तो लेमडा शुड बी मेजर्ड इन सेकंड इनवर्स। टाइम को मैं मेजर कर रहा हूँ ईयर्स में, तो दिस शुड बी मेजर्ड इन ईयर्स इनवर्स। ठीक है जी, 1/टाइम या व्हाटसोएवर ये होना चाहिए आपके पास। तो क्वेश्चंस के अंदर ये कन्वर्जन आएंगे। रीजन ये होता है, मैथमेटिकल रीजन बता देता हूँ इसके पीछे मैथमेटिक्स ये है कि आपके पास ये जो एक्सपोनेंट की पावर होती है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ये यूनिट लेस होना चाहिए। तो ये यूनिट लेस उसी सूरत में हो सकता है जब मिनट को मिनट इनवर्स से, सेकंड को सेकंड इनवर्स से, या ईयर्स को ईयर्स इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये एक यूनिट लेस वैल्यू मिलेगी। ये माइनस साइन अगेन डिक्रीज नेचर को शो कर रहा है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ग्राफ भी हो सकता था मेरे पास, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, तो वो आपके पास क्या होता, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन लग जाए, तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कहा कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम टी, एक्टिविटी जो रिमेनिंग सैंपल की जो भी है उसकी एक्टिविटी मुझे चाहिए, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। ए नॉट एक्सपोनेंट माइनस लेमडा टी आफ्टर दिस टाइम, इतने टाइम के बाद कितना पार्टिकल्स रह गया था, तो ए नॉट यहाँ पे कांस्टेंट हुआ और ये लेमडा आपके पास कांस्टेंट हुआ। सिमिलरली इसी फॉर्मूला से आप रिमेनिंग नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स निकाल लें। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वेरिएशन देखें, आज की आखिरी चीज, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन का ग्राफ देख रहे हैं। देखिए आपके पास इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस में, जैसे मैंने कहा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वेरिएशंस आप देख रहे हैं, सब जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, ए एन सी एम। तो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं, वाई एक्सिस पे ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं, और एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम, राइट। अच्छा, अब ये जो टाइम है ये रिलेटिव आप डिपेंड करते हैं सैम्पल टू सैम्पल। हो सकता है कि ये जो टाइम है ये इन सेकेंड्स मेजर किया गया हो सकता है कि जो टाइम है ये आपके पास, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, दिस इज एक्स कुड बी एन ए सी और एम। ठीक है। इनिशियली जब टाइम टी जीरो था, टाइम टी जीरो आप उस लम्हे को बोल रहे हैं जिस वक्त आपने कहा कि इट वाज अ फ्रेश सैंपल और ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ था। ये डिसइंटीग्रेट करेगा, मैं इसके कुछ पॉइंटर्स लगा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो आपको पता होगा मैं पॉइंटर्स किस चीज़ के लगा रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। हाफ लाइफ अभी से बना रहा हूँ ताकि हमें अगली क्लास में समझना आसान हो जाए। ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है
एक्सपोनेंशियल डिक्रीज मेरे पास इस तरह, इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आई होप कि ग्राफ ढंग से बन जाए। यहाँ पे ये ऐसा एक डिक्रीजिंग ग्राफ, और आइडियली हम इस ग्राफ को ऐसे छोड़ते हैं, हम कभी भी इसको जीरो से मैच नहीं करते। तो जो मैंने एग्जैक्ट पॉइंट्स बनाए भी हैं मैं उसको थोड़ा सा हटा दिया, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन के ऊपर बात, तो एवरीथिंग डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक है, अब जाहिर है कि अगर मैं नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स की बात करूं, मैं एक्टिविटी की बात करूं, या मैं काउंट रेट की बात करूं, सबका जो नेचर ऑफ डिक्रीज होगा वो सेम होगा। हाँ, एक चीज जो कॉमन होगी दैट वुड बी दी हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ क्या चीज है इसको समझ लेते हैं साथ ही साथ। हाफ लाइफ एक सैंपल की, जिस तरह डीके कांस्टेंट एक सब्सटेंस की पहचान है, इसी तरह हाफ लाइफ भी एक सब्सटेंस के लिए होता है। लाइक आयोडीन 131 का हाफ लाइफ, कार्बन 14 का हाफ लाइफ, यूरेनियम का हाफ लाइफ, फॉस्फोर, और भी जितने भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे रेडियो एक्टिव, उनके हाफ लाइफ फिक्स्ड वैल्यूज रखते होंगे इरिस्पेक्टिव के सैंपल का साइज कितना बड़ा था, सैंपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स कितने थे, या व्हाटसोएवर। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ इज टाइम इंटरवल in which number of active particles as in n, activity as in a, count rate and active mass, मतलब तमाम की तमाम चीजें reduces to half of its value। मतलब हाफ लाइफ, ये जो टाइम इंटरवल है, इसके अंदर नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स भी हाफ हो जाएंगे, 100 थे 50 हो गए, एक्टिविटी भी हाफ हो जाएगी, 250 थी 125 रह गई, काउंट रेट आपके पास लेट से कि 1500 थे 750 रह गए, एक्टिव मास, ये सब एग्जैक्टली हाफ वैल्यू पर आता है। इस टाइम इंटरवल को आप हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, एंड इट वर्क्स लाइक ये देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है, ओ लेवल से पढ़ रखी हुई है लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ। लेट से ये एक सैंपल था मेरे पास, ठीक है, इस सैंपल में मैंने कहा एन नॉट से समझा रहा हूँ मैं, एन नॉट वॉज 8000, ठीक है, और जो हाफ लाइफ थी हाफ से मैं रेफर कर रहा हूँ, वो 2 साल की, 2 years। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल का जब टाइम इंटरवल गुजरेगा तो आधे पार्टिकल्स डीके कर चुके होंगे। अब ये आधे बिल्कुल एग्जैक्टली स्लाइस ऐसे नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली मैंने इसको सिर्फ समझाने की वजह से, आधे पार्टिकल्स जो हैं वो डीके कर चुके हैं, और आपके पास रह गए हैं अब 4000 पार्टिकल्स होंगे। तो ये हुआ आफ्टर द टाइम 2 साल, कितने पार्टिकल्स रह गए? 4000। ठीक है, फर्दर एक 2 साल और गुजरते हैं, अब इस 4000 का हाफ है, अब आपके पास इस 4000 का हाफ है, तो 4000 पार्टिकल्स डीके करेंगे। आप इस चीज को कॉन्सेप्चुअली रिलेट कर सकते हो डीके कांस्टेंट से भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, यस, 2000 पार्टिकल्स रहेंगे आफ्टर 2 years। आपके पास फर्दर 2 साल का टाइम गुजरता है,
तो ये पार्टिकल्स रह जाएंगे 1000, ठीक है। फर्दर 2 साल का टाइम गुजरता है, ये पार्टिकल्स आपके पास रह जाएंगे 500, 225, हाँ 250 एंड सो ऑन। तो 2-2 साल के गैप से जो आपके पास डीके आ रहा है, तो ये है। तो पार्टिकल्स का जो डिक्रीज होता है वो n0 n0/2 n0/4 n0 सो। अब इस हाफ लाइफ की वैल्यू को हम द पॉइंट इज कि किस तरह निकाल सकते। तो मैंने कहा कि जब टी की हाफ लाइफ गुजर जाए तो x0/2 रह जाए। अब x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर जरा रिप्लेस करें, x की जगह x0/2, ये एज इट इज, लेमडा एज इट इज, और t की जगह मैंने t हाफ लिखा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ x0 और x0 कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, अब डेफिनेटली मुझे इस फंक्शन में से ये चीज हटानी है, न्यूमरेटर में ये चीज नीचे लेकर के आनी है, और मुझे इसको हटाना है, एक्सपोनेंट को हटाना है। तो मैथ्स वाले जानते हैं, और आपने बखूबी समझ लिया होगा कि एक्सपोनेंट का जो इंटीफेक्शन होता है दैट इज नेचुरल लॉग। तो ये आपके पास हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, और नेचुरल लॉग ऑफ ई इज 1, यहाँ पे 1 रहा, और ये जो पावर है ये कोफिशिएंट में आ जाती है, और ई की नेचुरल लॉग ई इज 1, तो वो गायब हो गया, उसकी जगह आपके पास से 1 बचा, नहीं लिख रहा मैं। ये हाफ इज 0.693 फिक्स वैल्यू है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है, इसकी आपने शायद प्रैक्टिस भी मैंने देखा था कि कर रखी भी थी, लेमडा/डी हाफ। ठीक है जी, मैं यहाँ से लेमडा निकाल सकता हूँ अगर मुझे हाफ लाइफ की वैल्यू पता है, या फिर मैं हाफ लाइफ निकाल सकता हूँ अगर मुझे लेमडा की वैल्यू पता है। तो जैसे मैंने कहा था कि यस, हाफ लाइफ क्योंकि फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो यस इट इज रिलेटेबल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। अच्छा, ये मैंने दोबारा इसको वो लिख दिया, दिस इज लेमडा। तो मैंने कहा था कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके से रिलेटेड है। तो आई होप यहाँ तक डिसइंटीग्रेशन, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपको अच्छे से रिव्यू हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे विद सम कैलकुलेशंस, हम इसकी कैलकुलेशंस करके देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विद द कैलकुलेशंस ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।